वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज की इस डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स और जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके सभी एग्जाम्स में आती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो हमें जो है इन अकाउंट्स पे क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास को। तो इसमें हम लोग महत्वपूर्ण जीके और करंट का रिवीजन सबसे पहले करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसे। हाल ही में तंबाकू छोड़ो ऐप यानी कि क्विट टोबैको ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो क्विट टोबैको ऐप लॉन्च किया गया है आपका तंबाकू छोड़ो ऐप किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा। ठीक है, और इसकी किस संस्था के द्वारा? तो साउथ ईस्ट एशियन यानी कि आपके दक्षिण पूर्व जो आपका एशिया है, वहाँ के लिए ये लॉन्च किया गया है। अगला है हमारा, बिहार के खादी एवं अन्य हस्तशिल्प ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो खादी और अन्य हस्तशिल्प जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मनोज तिवारी को, जो कि एक भोजपुरी सिंगर भी थे और वर्तमान में भाजपा के एक सांसद भी हैं। ठीक है ना। अगला है हमारा, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो पश्चिम बंगाल और सुंदरबन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम सिडबी ने प्रारंभ किया है। सिडबी यानी कि इसका फुल फॉर्म हिंदी में आप क्या जानते हैं? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ठीक है, तो इसके द्वारा स्टार्ट किया गया है पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं के लिए स्टार्ट हुआ ये वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम। नेक्स्ट हमारा है, भारत के दूसरे सबसे बड़े मेले, क्या नाम है इसका? मेदराम यात्रा 2022। तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है मेदराम यात्रा 2022। इसका आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है आपके तेलंगाना में। तो सबसे बड़ा मेला भारत का कौन है? तो वो है आपका कुंभ मेला। और दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन है? तो मेदराम यात्रा। ओके, कहाँ पे होता है ये? तेलंगाना में। नेक्स्ट हमारा है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड में दो राजधानियां हैं। ठीक है, तो देहरादून एक राजधानी है जो कि आपकी शीतकालीन राजधानी है, और गैरसैंण क्या है? तो गैरसैंण आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ओके, तो उत्तराखंड में आपका देहरादून देहरादून शीतकालीन राजधानी और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी। उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आप लोग कमेंट करके बताना, अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं, यानी कि जो पुराने थे वही बने हैं फिलहाल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हिमाचल प्रदेश में भी दो राजधानियां हैं। एक तो आपका शिमला जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और आपका धर्मशाला जो है ये शीतकालीन राजधानी है। ठीक है ना। तो उत्तराखंड में भी दो राजधानियां आपने देखी। इसके अलावा आपका हिमाचल प्रदेश में शिमला जो है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी, और धर्मशाला क्या है? शीतकालीन राजधानी है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो ये राज्यपाल हैं आपके राजेंद्र आर्लेकर। ओके, नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में बप्पी लहरी का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये एक संगीतकार थे, इनका क्षेत्र संगीत से है। ठीक है ना। तो इनका संबंध संगीत के क्षेत्र से है। हाल ही में किस बंगाली गायिका जिसने पद्मश्री पुरस्कार स्वीकार करने से मना कर दिया था का निधन हो गया है? तो ये आपकी बंगाली गायिका थी। इनको भी इस वर्ष जो है पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया, लेकिन इन्होंने उसे लेने से मना कर दिया। ठीक है ना। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम है संध्या मुखर्जी, और इनका हाल ही में क्या हुआ? देहांत भी हो गया। स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई? तो स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत हुई थी आपका 5 अप्रैल 2016 को। ओके, नेक्स्ट हमारा है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब हुआ? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ था 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, इसीलिए जो है आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी आप याद करते हो? तो 1955 याद करते हो। ओके, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किन किन बैंकों से मिलकर बनी थी? तो ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थी ये 1921 में 3 बैंकों को मिलाकर के बनाई गई थी, जो कि था आपका बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे। ठीक है ना। तो 3 बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, और इसी का नाम जो है आगे चलकर क्या हो गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955, 1 जुलाई 1955 से। ओके, नेक्स्ट हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की बात हो रही है। इसमें भारत की रैंक है 43rd, और पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे आपका यूएसए यानी कि अमेरिका है। खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? FAO। तो इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। ओके, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 अभी दिया गया है। 2021 में शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड, ठीक है ना, भारतीय मूल की अमेरिकी। नेक्स्ट हमारा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है?
तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आपके 2013 से संबंधित है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब का है? 2013 का। सिप्री द्वारा जारी वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट के अनुसार सैनिक खर्च के मामले में टॉप 3 जो है देश कौन से हैं? तो पहले नंबर पे आपका यूएसए है, जो कि सैनिकों के लिए मतलब कि सैन्य खर्च सबसे ज़्यादा करता है। दूसरे नंबर पे चाइना है और तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे आपका भारत है। और ये वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट कौन जारी करती है? तो ये जारी की जाती है सिप्री के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है एलॉन मस्क को 2021 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। अमेजॉन कंपनी के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो पहले जेफ बेजोस थे, लेकिन अब वर्तमान में कौन है? तो ये हो गए, पिछले साल से ये चेंज हुए हैं, तो एंडी जेसी इनका नाम है, ठीक है ना। तो अमेजन के वर्तमान में सीईओ हैं एंडी जेसी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जो है जनवरी में हुआ था, इसका पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता था राफेल नडाल ने, जो कि किस देश से संबंधित हैं? तो स्पेन से संबंधित हैं। और महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था एस्ले बार्टी ने, और ये किस देश की हैं? तो ये हैं आपकी ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। ओके, सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले आपके राफेल नडाल ही बन गए हैं, और राफेल नडाल जो है 21 ग्रैंड स्लैम आज तक जीत चुके हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है हाल ही में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला खिताब किसने जीता है? तो ये इंडिया से संबंधित है, पीवी सिंधु, ठीक है। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 जनवरी में हुई थी, इसका खिताब जो है जीता है पीवी सिंधु ने, महिला एकल का खिताब की बात हो रही है। और इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 जो हुआ था, उसमें पुरुष एकल के विजेता कौन है? तो पुरुष एकल के विजेता हैं आपके लक्ष्य सेन, ठीक है। लेकिन ऑल इंग्लैंड ओपन जो हुआ था, उसमें जो लक्ष्य सेन थे ये आपके उप विजेता थे, ठीक। इंडिया ओपन में ये विजेता थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट का जो है पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो नॉन अलाइन मूवमेंट का जो पहला शिखर सम्मेलन था, ये बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित हुआ था। और पहली बैठक इसकी कब हुई थी? तो 1961 में जो है पहला सम्मेलन इसका आयोजित किया गया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का इंपॉर्टेंट है ये गुट निरपेक्ष आंदोलन, जरूर याद रखिएगा। कर्च जल संधि किन दो जल भागों को जोड़ती है? तो कर्च की जो जल संधि है, ये काला सागर को किससे जोड़ती है? ओजेब सागर से, ठीक। तो काला सागर को ओजेब सागर से कौन जोड़ती है? कर्च की जल संधि। चेरनोबिल परमाणु त्रासदी किस देश से संबंधित है? तो ये आपके चेरनोबिल जो है, जो परमाणु संयंत्र है, कहाँ पे है? यूक्रेन में है, और यहीं से ये संबंधित है परमाणु त्रासदी, चेरनोबिल परमाणु त्रासदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमृत सरोवर मिशन कहाँ से प्रारंभ किया गया? तो अमृत सरोवर मिशन को जो है प्रारंभ किया था कहाँ से? जम्मू कश्मीर से, और इसका पहला सरोवर भी हाल ही में बनाया गया, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के रामनगर, ठीक है, रामपुर में। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में योगी आदित्यनाथ द्वारा स्कूल चलो अभियान किस जिले से प्रारंभ किया गया? तो स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया गया आपके श्रावस्ती जिले से, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे कम जो है साक्षर जिला है, ठीक है। तो सबसे कम साक्षर जिला कौन है? तो वो है आपका श्रावस्ती, और यहीं से जो है स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उत्तर प्रदेश सरकार में जो उप मुख्यमंत्री बने हैं वो दो बने हैं, एक का नाम है आपका केशव प्रसाद मौर्य, और दूसरे का नाम क्या है? तो ये है आपका ब्रजेश पाठक, ठीक है ना। तो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। नो स्पिन किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो नो स्पिन जो है ये सेन वार्ने की ऑटोबायोग्राफी है, और हाल ही में सेन वार्ने का जो है क्या हुआ? निधन हो गया है। यूएसए और मेक्सिको की मध्य सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो यूएसए और मेक्सिको के मध्य जो सीमा बनाती है उसका नाम है रियो ग्रैंडी नदी। मेक्सिको और क्यूबा को कौन सा चैनल अलग करता है? तो मेक्सिको को क्यूबा से अलग करने वाले चैनल का नाम है युकाटन चैनल। और युकाटन चैनल किसको किसको आपस में जोड़ता है? तो युकाटन चैनल जो है ये आपके मेक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ता है, ठीक है। मेक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ता है आपका युकाटन चैनल। नेक्स्ट हमारा है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ठीक है ना। ये कितने वर्ष से अधिक व्यक्तियों के इसमें शिक्षा प्रदान की जाएगी? तो ये जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है, ये जो है आपका प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। इसमें क्या है कि 15 वर्ष या उससे अधिक के जो व्यक्ति हैं उनको जो है शिक्षा प्रदान की जाएगी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के द्वारा। और नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में जो आपका प्रौढ़ शिक्षा पहले यूज किया जाता था, यानी कि एडल्ट एजुकेशन जिसको कहा जाता था, इसका अब नाम क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदल के कर दिया गया है सभी के लिए शिक्षा, यानी कि एजुकेशन फॉर ऑल। तो प्रौढ़ शिक्षा यानी कि प्रौढ़ शिक्षा का नाम अब हो गया क्या? सभी के लिए शिक्षा, ठीक है। एडल्ट एजुकेशन यानी कि एजुकेशन फॉर ऑल में इसका नाम बदल दिया गया है।
और जो ये नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है, इसके लिए अनुमानित कुल व्यय कितना है, तो 1037.90 करोड़, ठीक है ना, 1037.90 करोड़ ये इसका जो है क्या है, कुल बजट है। खोए हुए सामान को वापस पाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया, तो खोए सामान को वापस पाने के लिए जो पोर्टल प्रारंभ किया गया उसका नाम है मिशन अमानत। और अभी हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ ने जो है एक टिकट की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अभियान चलाया है। वो कौन सा अभियान है आपको बताया गया है, आप कमेंट करके बताएंगे कि किस अभियान के तहत जो है कालाबाजारी करने वालों को पकड़ा जाएगा, टिकट की कालाबाजारी करने वालों को पकड़ा जाएगा। ओके, किन दो संस्थाओं को जुड़वा संस्थाएं कहा जाता है, तो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और आपका जो विश्व बैंक है, इन दोनों को जो है जुड़वा संस्थाएं कहा जाता है। और आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना किस सम्मेलन के द्वारा की गई थी, तो इनकी जो है स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। ठीक है, आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, जुड़वा संस्थाएं कहा जाता है। और इन दोनों संस्थाओं का मुख्यालय एक ही जगह पे स्थित है, तो किस जगह पे स्थित है ये आपको भी 1-2 दिन पहले बताया गया था, आप कमेंट करके बताएंगे आईएमएफ और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग अधिनियम किस वर्ष आया था, तो ये आया था 1999 जीआई टैग के लिए अधिनियम। और लागू कब हुआ था, तो 2003 में लागू हुआ। और पहला जीआई टैग किस उत्पाद को प्रदान किया गया, तो पहला जो जीआई टैग था वो दिया गया दार्जिलिंग की चाय को, किस सन में, 2004 में। ओके, और ये जो आपका जीआई टैग है ये कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, तो ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो जीआई टैग 10 वर्षों के लिए। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पेटेंट जो है ये कितने वर्षों के लिए होता है, तो पेटेंट आपका 20 वर्षों के लिए होता है, लेकिन जीआई टैग कितने वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए। ओके, हल्दी और नीम के लिए पेटेंट का विवाद किन दो देशों के मध्य में हुआ था, तो हल्दी और नीम का पेटेंट कराने के लिए भारत और यूएसए में विवाद हुआ था, और इस विवाद को किसने जीता, तो इस विवाद को भारत ने जीत लिया। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है जापान के नए प्रधानमंत्री का क्या नाम है, तो वर्तमान में जो जापान के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है फूमियो किशिदा। और जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये है आपका होन्शु द्वीप, जो कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। और हाल ही में नेताजी पुरस्कार 2022 किस पूर्व जापानी प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया है। ओके, ये आपको शिंजे आबे को दिया गया, जो कि आपके जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये होता है आपके 26 अप्रैल को, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब होता है, तो ये आपका 26 अप्रैल को होता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को जो है आपका विश्व खाद्य दिवस होता है। ठीक, अगला है हमारा 27 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। किस देश के राष्ट्रपति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को प्रदान किया गया। ठीक है, जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार 2022 किसके द्वारा दिया जाता है, अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। अप्रैल 2022 में विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला जिनका नाम क्या था, केन तनाका, और इनका 119 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये किस देश की थी, तो ये आपके जापान देश की थी केन तनाका, जिनका 119 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 26 से 30 अप्रैल 2022 तक एशिया के सबसे बड़े खाद्य एवं अतिथि मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये आपका एशिया का सबसे बड़ा खाद्य और अतिथि मेला है, आहार 2022 इसका नाम रखा गया है। इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है, दिल्ली में। किस राज्य में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है, तो अभी आपको अमृत सरोवर मिशन जो है आपको बताया गया कि कहाँ से प्रारंभ किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, तो ये प्रारंभ किया गया था जम्मू कश्मीर से। और भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर कहाँ तैयार हुआ, तो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में ये बनकर के तैयार हुआ है। ओके, अप्रैल 2022 में एलॉन मस्क ने ट्विटर को कितने अरब डॉलर में खरीदने की डील की है, तो ट्विटर अभी हाल ही में बिक गया, और इसको खरीदा किसने, तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, क्या नाम है इनका, एलॉन मस्क। और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के लिए भी एलॉन मस्क को अभी चुना गया है, अभी आपको बताया गया। किस जो है आपका कंपनी ने 143 रॉकेट एक साथ लॉन्च किए थे, ये आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में नामित किया गया है, तो गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री जो है किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है आपके भारत को। कहाँ पे, पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अप्रैल 2022 में फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर रिच लिस्ट में वारेन बफेट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो ये आपकी रियल टाइम बिलियनियर रिच लिस्ट है किसकी, फोर्ब्स की।
इसके अनुसार जो है दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो वो बन गए हैं गौतम अडानी, ठीक है ना। सर्बिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो सर्बिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो हुआ है इसमें आंद्रे रूबलेव जो कि रूस के हैं, इन्होंने ये जीत लिया। और उप विजेता कौन रहे, तो सर्बिया के नोवाक जोकोविक, ठीक है। ये आपका सर्बिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट था और सर्बिया के नोवाक जोकोविक इसमें हार गए हैं और जीता कौन है, आंद्रे रूबलेव, जो कि कहाँ के हैं, आंद्रे रूबलेव हैं आपके रूस से संबंधित, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में 6000 रन पूरे करने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो पहले खिलाड़ी तो आपके विराट कोहली थे जिन्होंने 6000 रन पूरा किया था, और अभी दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो वो बन गए हैं शिखर धवन। वर्ष 2022 में वर्ल्ड बुक कैपिटल के तौर पर किस शहर को चुना गया है, तो वर्ल्ड बुक कैपिटल चुना गया है ग्वाडलजारा को, जो कि किस देश में है, तो ये आपके मेक्सिको में है। तो ग्वाडलजारा शहर मेक्सिको को चुना गया है वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। वीडियो को आप शेयर कर देंगे, इसे आप लाइक कर देंगे, और देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।